तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि क्योटिक वार सेक्ट के डिसाइपल्स ने डू फैमिली के डिसाइपल्स की जान बचाई थी और उनमें से एक डिसाइपल जो कि योंगफे को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है, तो योंगफे जब उसके साथ फाइट करता है तो उसके भी तोते उड़ा कर रख देता है, क्योंकि योंगफे की पावर वो उसके लेवल से बहुत ही ज्यादा हो चुकी होती है। मगर वहां पर एक और लड़की भी ऐसी होती है जो कि योंगफे को टक्कर दे सकती थी, क्योंकि वो अब 6 रैंकिंग में ब्रेक थ्रू करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और योंगफे को लड़ाई के लिए चैलेंज भी करती है। मगर फिलहाल वो उसके साथ फाइट नहीं करती, क्योंकि वो उसे एक एंशिएंट वॉरियर के बारे में बताती है कि वो वॉरियर जाग चुका है और योंगफे को याद आता है कि ये वॉरियर कोई और नहीं बल्कि हजारों साल पुराना उसका दुश्मन है। मगर उसे यह जानकर हैरानी होती है कि वो अभी भी जिंदा कैसे है। मगर ये सीन कट हो जाता है और अगले सीन में हम योंगफे को लोंगजी के साथ देखते हैं। लोंगजी वो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहती थी, मगर योंगफे अपनी यूशिन की पिक्चर बनाकर साफ साफ बता देता है कि वो किस में इंटरेस्टेड है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि योंगफे अब यूशिन को और चेंशी को तलाश करने के लिए 100 फ्लावर वैली की तरफ चला आता है। मगर जब वो वहां पहुंचता है तो वो पहले कुंडलोन माउंटेन रेंज में पहुंचता है और वहां पहुंचने से पहले ही उसे कुछ अजीब सा फील होता है। यहाँ तक कि डोंग डोंग भी कहता है कि मुझे 100 फ्लावर वैली फील नहीं हो रही, कहीं हम लोग किसी गलत जगह तो नहीं आ गए। तो योंगफे वो ये जानता था कि वो बिल्कुल ठीक जगह आया है, मगर वो जगह यहाँ पे आसपास फील क्यों नहीं हो रही। वो अपनी विजन टेक्निक के जरिए देखने की कोशिश करता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। मगर जब वो देखता है तो वो भी बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ी खाई मौजूद थी मगर वो वैली वहां पर नहीं थी। वो डोंग डोंग से कहता है कि हम लोग गलत जगह नहीं आए, बल्कि वो जगह यहाँ से कहीं गायब हो चुकी है। आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। वो चेंशी को और यूशिन को आवाज देने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके जोर से आवाज देता है, जिससे हर जगह परिंदे तक उड़ जाते हैं और वो आवाज इतनी जोरदार होती है कि पूरे जंगल में गूंजने लगती है। मगर उसके बावजूद भी चेंशी और यूशिन का कोई जवाब नहीं आता। ये देखकर डोंग डोंग उससे कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं एक डिवाइन 9 हेवन ड्रैगन हूँ, मैं तुमसे ज्यादा जोर से धाड़ सकता हूँ, अब देखो मैं कैसे चिल्लाता हूँ। ये कहने के बाद वो चेंशी और यूशिन का नाम पुकारता है और उसकी धाड़ इतनी ज्यादा तेज होती है कि पूरे जंगल में बहुत ही जोरदार आवाज के साथ गूंजने लगती है। मगर डोंग डोंग तब तक धाड़ता रहता है जब तक उसे कोई आवाज ना सुनाई दे। इतने में अचानक एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है कि तुम बिला वजह इतना चिल्ला क्यों रहे हो। उन लोगों को जब ये आवाज सुनाई देती है तो वो लोग भी हैरान हो जाते हैं और फौरन से उस आवाज की तरफ जाते हैं। तो अचानक वो लोग भी बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि वहां पर एक स्पिरिट बीस्ट है और एक स्पिरिट बर्ड है। वो स्पिरिट बर्ड कोई और बर्ड नहीं बल्कि एक कौवा है। ये देखकर वो लोग भी हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर स्पिरिट बर्ड कहां से आ गया। मगर योंगफे उसे कहता है कि लिटिल क्रो, क्या तुम हमें बता सकते हो कि 100 फ्लावर वैली वो कहां डिसअपियर हो गई है। तो वो क्रो बर्ड उससे कहती है कि लिटिल क्रो, तुमने लिटिल क्रो किसे कहा, तुम्हें मुझे क्रो प्रिंसेस कहना चाहिए। मगर ये बात सुनकर वो लोग काफी अजीब करने लगते हैं कि आखिर ये किस तरह की बातें कर रही है। पर वो क्रो बर्ड उसे बताती है शायद तुम कुछ भी नहीं जानते हो, यहाँ पर हर जगह सिर्फ मेरा ही राज चलता है। और उस क्रो बर्ड के साथ हमें एक वाइल्ड बोर भी दिखाई देता है, जिसने उस क्रो बर्ड को अपने सिंग के ऊपर उठाया हुआ था। जब वो अपनी आवाज निकालता है तो वो क्रो बर्ड उससे कहती है तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। मगर यहाँ पर डोंग डोंग वो योंगफे से कहता है कि ये वाइल्ड बोर कह रहा है कि 100 फ्लावर वैली वो कहीं डिसअपियर हो गई है और शायद उसे डिसअपियर करने में उनके डीमन एंसेस्टर का हाथ है। उन्होंने उस जगह को वहां से किसी और जगह शिफ्ट कर दिया है। ये सुनकर योंगफे बिल्कुल चौंक जाता है और फौरन से अपने हैंड के जरिए फौरन उस क्रो बर्ड को पकड़ता है और अपनी तरफ खींच कर लेकर आता है और कहता है कि मुझे शराफत से बता दो कि तुम्हारे उस एंसेस्टर ने 100 फ्लावर वैली को कहां मूव किया है और वो दोनों लड़कियां क्या वो ठीक हैं, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है। इतने में अचानक वहां पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है और योंगफे को एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उससे कहती है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, वो दोनों लड़कियां बिल्कुल ठीक हैं, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और उस बर्ड को भी छोड़ दो। यह आवाज सुनकर योंगफे थोड़ा सा सरप्राइज होता है कि यह आवाज को जानी पहचानी लग रही है,
ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आवाज पहले भी मैं सुन चुका हूँ। मगर अंदर से वो आवाज आती है और वो योंगफे से कहती है कि ब्रदर अंदर आ जाओ, मैं बहुत टाइम से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। योंगफे जैसे ही वहां से अंदर जाने लगता है तो वो क्रो बर्ड कहती है, देखा ऐसे कहते हैं ओनर, यहाँ पर डीमन एंड सिस्टर खुद से तुम्हें इनवाइट करने के लिए आए हैं। मगर योंगफे जैसे ही उस पोर्टल के अंदर जाता है तो वो एक अलग ही दुनिया में आ पहुंचता है। उसे लगा कि वो बादलों के ऊपर मौजूद है। जब वो थोड़ा सा आगे चलता है तो अचानक से वो नीचे गिर जाता है और वो जगह इतनी ज्यादा ऊंची होती है कि योंगफे बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ जाने लगता है और उसके पास कोई भी सहारा नहीं होता कि वो खुद को किसी तरह संभाल सके। योंगफे क्लियरली यहाँ पर एक न्यू वर्ल्ड में एंटर कर चुका होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने माइंड को रिलैक्स करते हुए अपना बैलेंस बनाना शुरू कर देता है और बिल्कुल इजीली आकर जमीन पर लैंड करता है। पर उस जगह को देखकर वो काफी सरप्राइज होता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। हमें बताया जाता है कि ये जगह असल में कुनलुन मिस्टिक रियलम है और योंगफे के आने की वजह से वहां पर छोटे छोटे एनिमल्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और वो योंगफे को देखकर काफी सरप्राइज होते हैं कि ये तो एक ह्यूमन है। और बहुत सारे छोटे छोटे डीमंस भी इकट्ठे होना शुरू हो गए थे और कहते हैं, जरा इसे देखो तो सही, इसके जिस्म पर तो बाल ही नहीं है, शायद ये बगैर बालों वाला बंदर है। और कुछ डीमंस कहते हैं, ये कितना भद्दा लग रहा है। मगर योंगफे वो खुद परेशान होता है कि आखिर ये किस जगह आ गया हूं मैं, यहाँ पे तो हर जगह स्पिरिट बीस्ट फिर रहे हैं। इतने में उसे अपने सामने एक शख्स दिखाई देता है जो कि एक छोटी सी बोट के ऊपर खड़ा हुआ होता है। ये देखते ही योंगफे फौरन से उस शख्स के पास चला जाता है और हमें बताया जाता है कि ये बंदा असल में एक 8th रैंकिंग का डिवाइन ड्रैगन किंग है और उसका नाम रूमू है। और वो योंगफे को बताता है कि पिंगयांग सिटी में तुमने मेरे एक अवतार बॉडी के साथ अपने पाथ को क्लियर किया था, क्या तुम्हें वो बातें अभी भी याद हैं? तो योंगफे ये सुनकर काफी सरप्राइज होता है कि क्या वो सिर्फ इसकी अवतार बॉडी थी। योंगफे फौरन से उसे ग्रीट करता है और कहता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आप डीमन क्लान के एंसेस्टर हैं। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ, आखिर ये 100 फ्लावर वैली कहाँ डिसअपियर हो गई है? तो ड्रैगन किंग कहता है कि तुम्हें उसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं बहुत जल्द तुम्हें वहां ले जाने वाला हूँ, इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना। इतना कहने की देर थी कि अचानक से उन लोगों को कुछ आवाजें सुनाई दे रही होती है। ये आवाज असल में युआन लोंग ड्रैगन की थी। वो गाना गुनगुना रहा होता है और डोंग डोंग को जब वो दिखाई देता है तो वो योंगफे से कहता है कि जरा वहां देखो। हम लोग देखते हैं वो युआन लोंग ड्रैगन मजे से उड़ते हुए कुछ चीज खा रहा होता है और साथ में गाना भी गुनगुना रहा था, मगर उसके पीछे कुछ बर्ड्स पड़े हुए होते हैं जो कि अपनी चीज छीनने के लिए उसके पीछे पड़े हुए थे। मगर वो ड्रैगन उनका वो फ्रूट खाकर उनके ही बीज उनके ही मुंह पर दे मारता है, जिससे उन बर्ड्स का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। असल में उस युआन लोंग ड्रैगन ने उन बर्ड्स की स्पिरिट वाइन और स्पिरिट फ्रूट्स चुराए थे। मगर जब वो उड़ते हुए योंगफे की तरफ देखता है और फिर अपनी आंखों के जरिए जूम करता है तो उसे नजर आता है कि ये तो योंगफे है। जिसके बाद वो फौरन से अपना रुख बदलते हुए सीधा योंगफे की तरफ जाता है और पानी से फिसलते हुए सीधा उसके पैरों पर आकर लिपट जाता है और कहता है कि योंगफे मेरी हालत देखो, मेरी हालत कैसी हो गई है, मुझे तो अब लोगों का खाना चुरा कर खाना पड़ रहा है। मगर योंगफे कहता है, मैं जानता हूँ तुम अपने आप को मेरे कपड़ों से साफ कर रहे हो, मुझसे दूर हट जाओ। मगर वो ड्रैगन रोते हुए कहता है कि मेरी तो यहाँ पे हालत खराब हो गई है। मगर डोंग डोंग को उसके हाथ में जो फ्रूट था वो काफी ज्यादा पसंद आ रहा था। उसका भी दिल चाह रहा था कि वो भी उस फ्रूट को खाए, मगर युआन लोंग ड्रैगन फौरन से वो उठा लेता है और उसे खाते हुए कहता है कि आजकल के डीमंस को पता नहीं क्या हो गया है। मैं अपने टाइम में इस तरह के छोटे छोटे स्पिरिट बीस्ट को तो अपने छींक से ही उड़ा दिया करता था, मगर आज तो ये छोटे छोटे स्पिरिट बीस्ट अपने सीक्रेट डोमेन्स के किंग बने हुए हैं। वो जानबूझकर उस फ्रूट को डोंग डोंग के सामने खा रहा होता है ताकि उसके मुंह में पानी आए, और हो भी ऐसा ही रहा होता है। अचानक से वहां पर वो सारे के सारे बर्ड्स आ जाते हैं और वो युआन लोंग ड्रैगन से कहते हैं, बेशर्म ड्रैगन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे स्पिरिट फ्रूट को चुराने की, फौरन से उसे हमारे हवाले कर दो। तो युआन लोंग देखता है कि यहाँ पर उस बेबी ड्रैगन के मुंह में पानी आ रहा है, तो वो फौरन से उस ड्रैगन को फ्रूट थमा देता है, जिससे वो खुद को अब उन बर्ड से बचा सकता था। मगर साथ में वो उस बेबी ड्रैगन से कहता है, अगर तुम्हें इस तरह के और भी फ्रूट्स चाहिए तो मेरे साथ चलो। ये कहकर वो फौरन से निकलता है तो वो बेबी ड्रैगन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। और वो बर्ड्स कहते हैं, धत्तेरी की, पहले तो एक ड्रैगन था अब दो हो गए हैं।
मगर यहाँ पर योंग फै वो अपना सर घुसाते हुए उस एंसेस्टर से कहता है माफ कीजिएगा, ये ड्रैगन्स मेरे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं आते। मगर वो ड्रैगन एंसेस्टर कहता है ऐसी कोई बात नहीं, गेस्ट तो गेस्ट होते हैं, और वैसे भी तुम्हारा जो ये पर्पल गोल्डन ड्रैगन है ये हमारे डीमन क्लान के एक और एंसेस्टर का फ्रेंड है। जिस पर योंग फै कहता है अच्छा, तो अब समझ में आया कि इस ड्रैगन के आपके साथ क्या कनेक्शंस हैं। मगर वो ड्रैगन एंसेस्टर यहाँ पर एक और पोर्टल खोलते हुए कहता है कि उस दिन मैं 2 क्लेममैन्स की मदद करने के लिए यहाँ पर आया था, और उस वक्त मुझे पता चला कि 2 मोर्टल्स वो 100 फ्लावर वैली में एंटर हुए हैं, और उन्होंने फौरन से 100 फ्लावर वैली को पूरी तरह से सील कर दिया, और उनकी सील इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उस फ्लावर वैली के अंदर कोई भी नहीं जा पाया। ये कहने के साथ वो उसे एक और पोर्टल के जरिए फौरन से 100 फ्लावर वैली की तरफ लेकर जाता है, और हमें एक फ्लोटिंग आइलैंड दिखाई देता है। वो फ्लोटिंग आइलैंड असल में 100 फ्लावर वैली थी। जब वो डीमन एंसेस्टर उसे वहां पर लेकर आता है और योंग फै को बताता है कि मैंने बाकी 3 एंसेस्टर्स को भी अपने साथ मिलाकर उनके साथ अपना अटैक कंबाइन करके उस शील्ड को तोड़ने की पूरी कोशिश की, मगर उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वहां पर जो भी इमोर्टल आया है वो इतना ताकतवर है कि वो हमारे मोर्टल वर्ल्ड के रेंज के हिसाब से बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का है। ये कहने के बाद वो दोबारा से अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करता है और उस शील्ड पर अटैक करने की कोशिश करता है, तो अचानक से वो शील्ड उस एनर्जी अटैक की वजह से एक्टिव हो जाती है, और योंग फै को वो बैरियर अपनी आंखों से दिखाई देता है। और ड्रैगन एंसेस्टर उसे बताता है कि हमारे ड्रैगन क्लान के पास जितने भी सीक्रेट मेथड्स थे हमने सारे के सारे ट्राई कर दिए हैं, मगर उसके बावजूद भी हम लोग इस बैरियर के हल्के से पैटर्न को भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। तो योंग फै कहता है आखिर इसका मतलब क्या है, क्या वो लोग किसी खतरे में हैं? तो ड्रैगन एंसेस्टर कहता है बेफिक्र हो जाओ, ये कोई कर्स एनर्जी नहीं बल्कि ये ब्लेसिंग एनर्जी है। हम लोगों ने 100 फ्लावर वैली को अपने मिस्टिक रियलम में इसलिए मूव किया है ताकि हम उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सकें। चेंशी असल में मेरे कुंडलोन माउंटेन रेंज में पैदा हुई थी, और उसके अंदर कुंडलोन लाइनेज भी मौजूद है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो लड़की आगे चलकर हमारे ड्रैगन क्लान की फ्यूचर किंग बनेगी। मगर मैंने ये सोचा भी नहीं था कि तुम एक दिन उसे मेरे कुंडलोन माउंटेन से अगवा करके ले जाओगे। इतने में योंग फै को उसकी पुरानी मेमोरी याद आती है जिसमें वो चेंशी को यहाँ से लेकर गया था, मगर अब वो थोड़ा सा शर्मिंदा होने लगता है और कहता है कि एंसेस्टर मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आपको चेंशी की इतनी ज्यादा परवाह है। मगर वो एंसेस्टर कहता है चलो मेरे साथ, असल में डू फैमिली और क्योटिक वार फैमिली दोनों ही तुम्हारे अगेंस्ट पूरी तैयारी कर रही हैं, और तुम्हें भी उनके लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। खास तौर पर तुम्हें अपने कल्टीवेशन लेवल को अपग्रेड कर लेना चाहिए। जिस पर योंग फै कहता है कि हाँ मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था। मेरा कल्टीवेशन लेवल इस वक्त 5th लेवल के बिल्कुल पीक पे आ चुका है, और मैं किसी भी टाइम 6th लेवल में एंटर कर सकता हूँ, मगर बार बार मैं उस जगह आकर फेल हो जाता हूँ। पता नहीं क्यों मैं एक गलती बार बार कर रहा हूँ जो कि मुझे भी समझ में नहीं आ रही। वो उस एंसेस्टर से कहता है क्या आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, इससे मुझे कल्टीवेट करने में थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है। जिस पर वो एंसेस्टर कहता है कि तुम बिल्कुल सही आदमी से मिले हो, मैं तुम्हारी इसमें हेल्प कर सकता हूँ। तुम्हें मेरे कुंडलोन माउंटेन में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, खास तौर पर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी है जो कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वेट कर रही है। ये सुनकर योंग फै भी हैरान हो जाता है कि आखिर ये एल्डर क्या कह रहा है, मगर वो एल्डर कहता है कि 10,000 साल गुजर चुके हैं, और 10,000 साल के बाद तुम मुझे एल्डर कह रहे हो, जबकि मेरी एज 10,000 साल से बहुत ही कम है, और तुम 10,000 साल जी रहे हो। तुम्हारी एज मुझसे बहुत ज्यादा है, इसलिए तुम मुझे एल्डर मत कहो। इतना कहने के बाद वो लोग एक और पोर्टल के जरिए एक सीक्रेट गुफा के अंदर आ जाते हैं, और योंग फै उसके पीछे जाते हुए कहता है कि क्या आप मेरे बारे में कुछ जानते हैं? तो वो ड्रैगन एंसेस्टर उसे बताता है कि हमारे डीमन लॉर्ड हुआंगी जब वो हेवन में असेंड हुए थे, तो वहां जाने से पहले उन्होंने मुझे एक मिस्टिक टेक्निक दी थी, और साथ में एक पेंटिंग स्क्रॉल भी दिया था, और उन्होंने मुझे कहा था कि अगर मैं किसी भी टाइम में चेन जेंग के बेटे योंग फै से किसी भी एरा में मिलूं तो ये टेक्निक और ये स्क्रॉल मैं उसे दे दूं, और वो मुझसे जो भी हेल्प मांगेगा मैं वो उसकी हेल्प करूंगा। ये कहने के बाद वो सबसे पहले उसे उसका वो पेंटिंग स्क्रॉल देता है और कहता है कि इसके ऊपर एक सील लगी हुई है जो कि कुछ वक्त के बाद अपने आप ही हट जाएगी। योंग
योंगफे उस स्क्रोल को लेता है तो वो स्क्रोल अपने आप ही अनसील होना शुरू हो जाता है और वो ड्रैगन एंसेस्टर कहता है कोई भी इस बात पे शायद यकीन नहीं करेगा कि 10,000 साल से पहले मरा हुआ शख्स आज जिंदा हो चुका है। पहले तो मैं भी तुम्हारे बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं था कि तुम वाकई में चेन जेंग के बेटे हो या फिर तुम कोई और हो, मगर जब डू फैमिली तुम्हारे पीछे पड़ी और उन्होंने तुम्हें मारना शुरू किया तो मुझे पता चल गया कि तुम वाकई में चेन जेंग के बेटे हो। तो योंगफे उससे कहता है कि एल्डर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 10,000 साल पहले आखिर हुआ क्या था? क्या मेरे पेरेंट्स वो अभी भी जिंदा हैं? तो वो एल्डर उसे बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स का एरा वो आज से बहुत पहले का हुआ करता था, इसलिए मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है। यहाँ तक कि हमारे डीमन एंसेस्टर ने भी मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी। ये सुनकर योंगफे कहता है कि पहले वो डू फैमिली, अब ये कुनलुन ड्रैगन। इसका मतलब है कि मेरे फादर को ये यकीन था कि मैं 10,000 साल के बाद दोबारा जरूर पैदा होऊंगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर गॉड सिमिट्री में गॉड्स एंड डीमंस की टॉम्ब में आखिर क्या छुपा हुआ है, और मेरी बॉडी के अंदर जो ये यिंग यांग पिल्स है आखिर ये क्यों है? क्या ये यिन यांग पिल्स मेरे फादर ने मेरी बॉडी के अंदर डाली है? क्या वही है जो कि मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हैं? मगर वो एंसेस्टर उससे कहता है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें किसी चीज की टेंशन लेनी है तो वो तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल है, इसलिए अपने कल्टीवेशन लेवल को फौरन से इंक्रीज करो, जिसके बाद तुम 6 रियलम को टच कर पाओगे। मगर जहां तक बात 6 रियलम को मास्टर करने की है तो उसमें तुम्हें बहुत टाइम लगने वाला है, और अगर तुम अपने इनर वर्ल्ड को अवेकन कर लेते हो तो उससे तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, ऐसे बेनिफिट्स जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये कहने के बाद वो उसे एक जगह की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि चलो यहाँ आकर बैठ जाओ, ये जगह असल में मेरा मिस्टिक रियलम है। इतना कहने के बाद वो उसे अपना इनर वर्ल्ड शो कराता है ताकि योंगफे को पता चले कि इनर वर्ल्ड होता क्या है। योंगफे देखता है उसकी बॉडी के अंदर एक छोटा सा फ्लावर जो कि बाद में एक बहुत बड़ा ट्री बन जाता है। उसके इनर वर्ल्ड को अच्छी तरह से देखने के बाद वो बिल्कुल हैरान हो चुका होता है, मगर यहाँ पर डीमन एंसेस्टर उसे फौरन से अपनी एक एनर्जी जनरेट करके दिखाता है और कहता है कि तुम जिस मिस्टिक रियलम के अंदर हो ये भी असल में मेरा एक छोटा सा इनर वर्ल्ड है, मगर मैंने इसे काफी हद तक इवॉल्व कर लिया है। जब हमारा कल्टीवेशन लेवल बिल्कुल पीक पे आ जाएगा तो हम लोग इतने पावरफुल बन जाएंगे कि हम लोग पूरे यूनिवर्स को एक सिंगल सीड के साइज के बराबर लेकर आ सकते हैं, और हेवन एंड अर्थ को हम लोग उस छोटे से बीच के अंदर आराम से फोर्क कर सकते हैं। और जिस कुनलुन रेंज में तुम आए थे वो जगह असल में हमारे डीमन लॉर्ड हुआंग जी ने अपने असेंड होने के बाद यहाँ पर छोड़ दी थी। हम लोग इस सीक्रेट वर्ल्ड को अपनी बॉडी के अंदर ही ग्रो कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारी बॉडी ग्रो होती जाएगी हमारा सीक्रेट वर्ल्ड भी आराम से ग्रो होता जाएगा, जिसके बाद वो लोग एक और पोर्टल के जरिए आगे जाते हैं। और योंगफे कहता है कि मेरे फादर ने मुझे बताया था कि तुम्हें इस दुनिया के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को ट्रांसेंड करना होगा और हेवन एंड अर्थ की पावर का यूज करते हुए एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट करना होगा। क्या वो वाकई में इस इनर वर्ल्ड की बात कर रहे थे? ये सुनकर वो ड्रैगन काफी सरप्राइज होता है और कहता है कि तुम अपने फादर की बातों को अच्छी तरह से समझ पाते हो। तो योंगफे बताता है कि उसके फादर ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले उसे डिस्ट्रॉय करना है और फिर रीबिल्ड करना है, यानी कि मुझे नथिंग से समथिंग बनाना है। मेरा हार्ट वो अपने आप में एक रियलम है और मेरी बॉडी वो डाओ है, इसलिए मैं जब चाहूँ अपनी बॉडी के जरिए उस रियलम को अवेकन कर सकता हूँ। ये सुनकर वो ड्रैगन काफी खुश होता है और कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने ऑलरेडी काफी कुछ सीख रखा है। इसका मतलब ये है कि तुम अपनी बॉडी के अंदर इनर वर्ल्ड को ओपन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। चलो आओ यहाँ पर बैठ जाओ और 1 मिनट के लिए थोड़ा सा शांत हो जाओ और अपने माइंड को रिलैक्स करो। जब योंगफे वहां पर बैठ जाता है तो वो एंसेस्टर उसे बताता है कि एक सेज ने हमें बताया था कि इनर वर्ल्ड को देखने से पहले हमें एक फ्लावर को देखना है और वो दोनों चीजें बिल्कुल साइलेंट होनी चाहिए। एक मर्तबा जब तुम उस फ्लावर को देख पाओगे, उसके कलर्स को पहचान पाओगे, तो सब कुछ तुम्हारे सामने क्लियर होता जाएगा। यहाँ पर योंगफे को 2 व्हाइट फ्लावर्स दिखाई दे रहे होते हैं और वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा सीक्रेट रियलम वो मेरे माइंड के अंदर है ही नहीं। मुझे जो कुछ भी दिखता है वो अपने सीक्रेट रियलम से बाहर का दिखता है। शायद जो कुछ मैं देख रहा हूँ ये मेरे हार्ट का रिफ्लेक्शन है। मगर वो ड्रैगन कहता है कि नहीं, ऐसा जरूरी भी नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि वो फ्लावर वहाँ अपने आप से आ गया है या फिर वो पहले से ही वहाँ पे मौजूद था? क्या तुम जिसे देख रहे हो वो वाकई में रियलिटी है या फिर
तुम्हारी आंखों का कोई धोखा है। इतना कहने के बाद योंगफाई दोबारा से फोकस करता है और कहता है कि मेरे फादर ने बताया था कि हम जिन चीजों को देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल वैसे ही हो, या फिर जो कुछ हमें दिखाई नहीं देता वो जरूरी नहीं कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। इतना कहने के बाद वो अपने माइंड को और भी ज्यादा डीपली एक्सप्लोर करता है और उसे दिखाई देने लगता है एक रेड फ्लावर। उस रेड फ्लेमिंग फ्लावर के अंदर एक और फ्लावर मौजूद होता है और फिर हम उस फ्लेमिंग फ्लावर जैसे बहुत सारे फ्लावर्स को देखते हैं और योंगफाई फील करता है कि उसकी बॉडी के अंदर अचानक से उसकी एनर्जी एक्टिव हो गई है, जिसके बाद वो उस एल्डर से कहता है ऑब्जर्वेशन से आपका क्या मतलब है? क्या हमारा इनर वर्ल्ड वो हमारी बॉडी के अंदर ही होता है, हमें सिर्फ उसे मैनिफेस्ट करना आना चाहिए? जिस पर वो एल्डर कहता है कि बिल्कुल सही कहा है तुमने, मटेरियलिज्म वो बिल्कुल सही चीज है मगर आइडियलिज्म बिल्कुल गलत चीज नहीं है। दोनों अपनी जगह बिल्कुल ठीक काम करती है। तुम्हारा सीक्रेट वर्ल्ड वो तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद है, जब तुम उसे अवेकन करते हो तो वो वर्ल्ड अपने आप ही क्रिएट हो जाता है। ये सुनने के बाद योंगफाई कहता है अच्छा मुझे अब समझ में आ रहा है, सबसे पहले मुझे अपने वर्ल्ड को इमेजिन करना होगा, फिर उस इमेजिनल वर्ल्ड को अपनी बॉडी के अंदर मौजूद सीक्रेट वर्ल्ड के साथ मर्ज करना होगा। इस तरह मैं अपना सीक्रेट वर्ल्ड क्रिएट कर पाऊंगा। मगर यहाँ पर उसे एक चीज की प्रॉब्लम आ रही थी कि वो अपने इनर वर्ल्ड को सेंस ही नहीं कर पा रहा था। अगर वो ड्रैगन उसे बताता है कि पर्पल हेवन पैलेस में ये टीचिंग्स दी जाती हैं कि हेवन के अंडर में जो चीजें भी मौजूद हैं वो सारी की सारी पैदा होती हैं, उनके लिए कोई ना कोई एग्जिस्टेंस होना जरूरी है, मगर एग्जिस्टेंस वो हमेशा नथिंगनेस से आती है। अगर मैं तुम्हें शाओलिन टेम्पल के बारे में बताऊं तो वहां पर एक फ्लावर ही एक इनर वर्ल्ड होता है और यकीन जानो शाओलिन टेम्पल के हर एक गंजे मॉन्क ने अपना सीक्रेट वर्ल्ड अवेकन किया हुआ होता है। जिस पर योंगफाई कहता है एल्डर आप जरूर मजाक कर रहे हैं, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि मुझे एनलाइटमेंट की जरूरत है? मुझे अपने इनर वर्ल्ड को सेंस करने के लिए एक अच्छा सा ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, जिसके बाद ही शायद मैं उसे सेंस कर पाऊंगा। जिस पर वो एल्डर कहता है तुम काफी ज्यादा तेजी से सीख रहे हो। अचानक योंगफाई को याद आता है कि उसके फादर ने बताया था कि अल्टीमेट लिमिट ऑफ हेवेंस को पास करने के लिए सबसे पहले हेवन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जब हम लोग हेवन रूल्स को फॉलो करते हुए कल्टीवेशन पाथ के पीक पे आ जाते हैं तब हम रूल्स को ब्रेक करते हैं। इसीलिए जब तुम स्टार्टिंग में इसे कल्टीवेट करना शुरू करो तो सबसे पहले रूल्स को फॉलो करो, उसके बाद तुम्हें सब कुछ भूल जाना है। भूल जाओ कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, हेवन लॉज क्या है। योंगफाई कहता है कि मैंने अपनी मेमोरीज कुछ टाइम के लिए खो दी थी, मगर मेरी मेमोरीज कुछ टाइम के बाद जब वापस आई थी तो मुझे सब कुछ याद आ गया था, मगर अब मैं उसे जब कल्टीवेट करने लगा हूं तो मैं अपनी मेमोरीज को दोबारा कैसे भूल पाऊंगा? मुझे तो सब कुछ दोबारा से याद आ रहा है। मगर वो ड्रैगन एंसेस्टर उसे एक और कहानी बताता है और कहता है कि एक टाइम पे एक टाइची मास्टर हुआ करता था। जब उसने अपने स्किल्स को पूरी तरह से मास्टर कर लिया था तो उसने कहा था कि अपने स्किल्स को मास्टर करने के बाद उन्हें भूल जाना ही सबसे बेहतर ऑप्शन होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में हार्डनेस को सॉफ्टनेस कवर कर लेती है और हमारी बॉडी की स्टिलनेस को हमारी मूवमेंट कवर कर लेती है और हमारी मूवमेंट वो एक फ्लो क्रिएट करती है। ऐसा फ्लो जिसका कोई शेप नहीं होता, वही फ्लो होता है जो कि हमें नेचर के साथ अटैच करता है। तुम्हें अपनी टेक्निक से अपनी मेमोरीज को इरेज करने तक हर एक चीज को अच्छी तरह से एनालाइज करना है और तुमने सिर्फ एक सिंगल फ्लावर के जरिए पूरे वर्ल्ड को देखना है। उसके बाद ही तुम्हें समझ में आएगा कि इनर वर्ल्ड किसे कहते हैं। योंगफाई उसकी बातों को फॉलो करते हुए एक व्यू देखता है और फिर कहता है कि मुझे समझ में आ गया, मैंने ट्रू नेचर ऑफ वर्ल्ड को समझ लिया है। ये बिल्कुल एक वाटरफॉल की तरह है जो कि हर रोज बहता रहता है और उसके फ्लो में कोई भी चेंज नहीं आता। मगर जहां तक बात उस वाटरफॉल से गिरने वाली ड्रॉप्स का है तो वो हर वक्त चेंज होती रहती है। यानी कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो कि हमेशा के लिए कांस्टेंट रहे। और हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशंस को भूलने का मतलब ये नहीं होता कि हम उन्हें पूरी तरह से भुला दें। इसका मतलब ये होता है कि हमें दोबारा से अपनी मेमोरीज में पीछे जाकर उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फिक्स करना होता है, ताकि हम लोग अपने माइंड में और अपनी बॉडी में मौजूद फॉर्मलेस एनर्जी को अच्छी तरह से एक ऐसी पोजीशन पर लेकर आ सके कि जहां पर हमारा हार्ट स्टेट और हमारा माइंड उस पूरी एनर्जी को होल्ड करता है। इतना कहने के बाद वो जब उस एनर्जी को फील कर लेता है तो वो कहता है कि फाइनली मैंने उसे फील कर लिया। ये कहने के बाद अचानक
अचानक उसके पास पड़ा हुआ वो स्क्रॉल भी ऊपर आ जाता है, जिस पर योंगफे को काफी हैरानी होती है और वो उस स्क्रॉल को देखता है तो वो कहता है कि अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि मैं अपने इनर वर्ल्ड को सेंस क्यों नहीं कर पा रहा था। अचानक से वो स्क्रॉल एक्टिवेट हो जाता है और एक गोल्डन ड्रॉप में चेंज हो जाता है, जिसके बाद योंगफे कहता है कि मेरा हार्ट वो बिल्कुल भी गलत नहीं था, मेरा इनर वर्ल्ड वो मेरी बॉडी के अंदर मौजूद ही नहीं था, शायद मेरा इनर वर्ल्ड वो इस स्क्रॉल के अंदर था। जैसे ही वो उस छोटी सी ड्रॉप को टच करता है तो अचानक से वो उसके अंदर चला जाता है और वो देखता है कि उसका इनर वर्ल्ड बहुत बड़ा है, मगर वहां पर कोई भी चीज क्लियरली दिखाई नहीं दे रही। इतने में अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, फाइनली तुमने अपने इनर वर्ल्ड को सेंस कर लिया है। ये कहने के बाद योंगफे जब पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे उसका फादर होता है जो कि उसके इनर वर्ल्ड में मौजूद था। ये देखने के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।